भी जाए। उसको खोल के रखना है आपको थोड़े टाइम। हाँ ओके ठीक है। मनीष सर थोड़ा सा वेट करिए, वो सर मोबाइल पे कनेक्ट हो रहे हैं। ओमकार सर आवाज आ रहा है अभी? ओमकार सर आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हाँ हाँ क्लियर? मैडम। ओके ओके। अभी आपका म्यूट कर दो, जब आपको कोई डाउट रहेगा ना तभी अनम्यूट कर देना। ओके। क्वेश्चन पढ़िए सर स्क्रीन पे जो दिया है, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन पढ़ के हुआ दोनों का भी? अभी मैं आगे स्टार्ट करती हूँ सम। सर हाँ सर, यहाँ पे हमें क्या दिया है? द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव स्पीड ट्रायल्स ऑन शिप ऑफ 12550 टन्स डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास उन्होंने गिवन में क्या दिया है? एक शिप है जिसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डेल्टा दिया है 12550 टन्स। फिर नीचे एक टेबल दिया है स्पीड वर्सेस शाफ्ट पावर का। स्पीड यहाँ पे नॉट्स में दिया है और शाफ्ट पावर जो है वो किलोवाट्स में दिया है। बाद में नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ते हैं। अंडर नॉर्मल सर्विस कंडीशंस शिप ऑपरेट्स विद इन दिस रेंज। नॉर्मल कंडीशन में ये जो अपना शिप है 13 और 17 नॉट्स के बीच में चलेगा एंड हैज एन एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446। देखो यहाँ पे हमें शिप का एडमिरल्टी कोएफिशिएंट दिया है, तो हम लोगों ने गिवन में और ये एक भी ऐड कर लिया, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 446। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का। एडमिरल्टी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब अपॉन शाफ्ट पावर। डेल्टा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन टन्स। वी, यहाँ पे वी जो रहेगा वो शाफ्ट स्पीड रहेगा नॉट्स में, और एसपी मतलब होता है शाफ्ट पावर इन किलोवाट्स। हमें जो गिवन दिया है डेल्टा 12550 टन्स, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446, और इसके मदद से हमें क्या करना है? ए के फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द नॉर्मल सर्विस स्पीड ऑफ शिप। हमें
शिप का स्पीड कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास शाफ्ट पावर नहीं दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट दिया है, और उसकी मदद शाफ्ट पावर और स्पीड के मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड कैलकुलेट वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी और शाफ्ट पावर कौन से फॉर्मूला में आता है, देखो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट उन्होंने गिवन में दिया है ना, तो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब अपॉन शाफ्ट पावर। तो यहाँ पे स्पीड और एसपी शाफ्ट पावर के मदद से हम लोग क्या करेंगे, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास 5 स्पीड दिए हैं नॉट्स में, 13 नॉट्स, 14, 15, 16 नॉट्स और 17 नॉट्स, और उनकी शाफ्ट पावर भी दिए हैं 2733 किलोवाट्स, 3362, 4097 किलोवाट्स, 4946 और 5922। इसके मदद से V और SP के मदद से हम लोग एडमिरल्टी कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। देखो आपको समझ रहा है क्या, यहाँ पे ना हमारे पास उन्होंने 446 जो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट है इस पे सर्विस स्पीड कैलकुलेट करने बोला है, शाफ्ट पावर नहीं दिया है हमारे पास। तो हमें गिवन में क्या दिया है, स्पीड दिया है और शाफ्ट पावर दिया है, इनके मदद से हमें एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, स्पीड हम लोग डिसाइड करते हैं ना, तो स्पीड हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, और स्पीड और शाफ्ट पावर के मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट, जिसे कि हम लोग वाई एक्सिस पे डालेंगे, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड हो रहा है ना अभी। देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं नॉट्स में, और अपना एडमिरल्टी कोएफिशिएंट स्पीड पे डिपेंड है। देखो फॉर्मूला डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब अपॉन शाफ्ट पावर, इसलिए एडमिरल्टी कोएफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए वो वाई एक्सिस पे आया। फिर हम लोग करने वाले हैं, ये सभी एडमिरल्टी कोएफिशिएंट जो भी वैल्यू मिलेगा उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे वी वर्सेस एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का। और मुझे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट बताइए सर कैलकुलेट करके, दोनों भी बताना। आपको नहीं समझ में आया तो एक पार्ट में फिर से बताती हूँ, पहले एडमिरल्टी कोएफिशिएंट एक एक करके कैलकुलेट करके बताइए कैसे होगा। देखो यहाँ पे इधर का कैलकुलेशन क्या रहेगा, डेल्टा रेस टू 2/3, अपने पास डेल्टा उन्होंने कितना दिया है 12,550 रेस टू 2/3 इंटू ये फर्स्ट पार्ट के लिए स्पीड जो है अपना 13 रहेगा, तो वी क्यूब 13 क्यूब डिवाइड बाय शाफ्ट पावर 2733। करो इसका कैलकुलेशन, कितना आ रहा है बताइए। मनीष सर, ओमकार सर। 434.1097 12 के आगे क्या है सर, 98। 1298। ओके सर, अभी ये जो सेम है ये वाला फॉर्मूला इधर 12,550 रेस टू 2/3 इंटू 14 क्यूब डिवाइड बाय डबल। हाँ सर, हमारा क्लास पॉइंट कितना 774। 774। ओके हाँ जी सर, तीसरा बताइए 12,550 रेस टू 2/3 इंटू 15 क्यूब डिवाइड बाय कितना 444.874। ओके हाँ जी सर, 16 पे करो। फोर 447.234। आगे 17 नॉट्स पे बताइए। 448.030। हाँ सर, हम लोगों के पास अभी स्पीड तो पहले से दिया है किलो नॉट्स में, और वाई एक्सिस पे जो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट है हम लोगों ने कैलकुलेट किया यूजिंग वी एंड शाफ्ट पावर। तो एक्स एक्सिस पे स्पीड आएगा, स्पीड देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 13 से लेकर 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17 जितनी वैल्यूज दी है एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। 13 से स्टार्ट हो रहा है ना स्पीड, उससे पहले वाले की जरूरत नहीं है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे 13 से स्टार्ट कर देंगे। और वाई एक्सिस मिनिमम वैल्यू 434 है, तो इधर हम लोग 434, 2 सेंटीमीटर का गैप रखना, 435 और 2 सेंटीमीटर का गैप 436, ऐसे करते करते आगे हम लोग
449 तक चले जाएंगे। अगर 2-2 सेंटीमीटर पे नहीं बैठ रहा है तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके करना। तो यहाँ पे 13 नॉट्स पे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 434 है। 13 नॉट्स पे 434, यहाँ पे अपना पहला पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट 14 नॉट्स पे 440, 14 नॉट्स पे 440 कहीं तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वाई 15 नॉट्स पे 444 है। हम लोग इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर उठाते हैं। 448 तक हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया वाई एक्सिस पे। तीसरा वाला स्पीड कितना है 15 नॉट्स, उस पे अपना एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कितना आया 444.874। 15 नॉट्स पे 444.87, मतलब 444.9 पे हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे 15 नॉट्स पे। उसके बाद 16 नॉट्स पे 447, 16 नॉट्स पे 447 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिए। फिर 17 नॉट्स पे, सर ये जो ग्राफ है ना मेरा, ये थोड़ा अंदाजे से है, और 17 नॉट्स पे है 448, 17 नॉट्स पे 448। इसको अगर प्लॉट करने जाएंगे, ये वाई दूसरा पॉइंट गलत हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा। इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारा कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। आपको व्हाट्सएप पे मैंने सेंड किया है ग्राफ, ऐसे ट्रेंड आया है कुछ ग्राफ का। ये जो अपना ग्राफ है, देखो क्या मिला है हमें, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट वर्सेस स्पीड का है। एडमिरल्टी कोएफिशिएंट वर्सेस स्पीड v। मुझे उन्होंने क्या पूछा है, अंडर नॉर्मल सर्विस कंडीशन द शिप ऑपरेट्स विद इन द रेंज एंड हैज एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446 बेस्ड अपॉन शाफ्ट पावर, डिटरमाइन नॉर्मल सर्विस स्पीड ऑफ शिप। सर जी, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट हमें पता है ना, हमारे शिप का 446 है, उस टाइम पे स्पीड कितना है वो हमें चाहिए। तो हम लोग क्या करें, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446 दिख रहा है, मैं ग्रीन से मार्किंग कर रही हूँ अभी। जहाँ पे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446 है, वहां से हम लोग कर्व पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और कर्व से एक्स एक्सिस पे फिर से एक परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे कुछ ये लाइन ने इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलके अपना जो स्पीड है मेरे वाले ग्राफ में आया 15.35 नॉट्स। यहाँ पे ये नंबर ऑफ डिविजन है ना, ये कैलकुलेट करके लिखना है। आपका 15.3 भी आ सकता है, 15.4 भी आ सकता है। यहाँ पे कितने डिविजन्स आ रहे हैं 15 के बाद, वो देखना है। हाँ, आपको अभी स्पीड तो मिल गया, यही था अपना ए का फर्स्ट पार्ट। देखो फिर से एक बार बताती हूँ, हमें उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दिया है शिप का 12,550 टन, और ये जो शिप है ये अलग अलग स्पीड पे चला रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17 नॉट्स पे। और ये स्पीड जो है इस टाइम पे शाफ्ट पावर कुछ उन्होंने दिए हैं, और हमें पूछते हैं ये जो शिप है इसका एडमिरल्टी कोएफिशिएंट है अपना 446, और हमें पूछते हैं नॉर्मल सर्विस स्पीड कितना होगा शिप का। जब भी हमारे पास उन्होंने गिवन सिर्फ दिया है 446 एडमिरल्टी कोएफिशिएंट है, उस टाइम पे स्पीड पूछा है। गिवन दिया है शिप का स्पीड और शाफ्ट पावर, और आंसर पूछते वक्त पूछ रहे हैं एडमिरल्टी कोएफिशिएंट इतना है तो स्पीड कितना होगा। तो मेरे पास जो गिवन है वी और एस पी, उसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। फिर एडमिरल्टी कोएफिशिएंट की मदद से हम लोग स्पीड कैलकुलेट करने वाले हैं। और स्पीड एक्स एक्सिस पे क्यों आता है, क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं स्पीड कितना होने वाला है करके। और एडमिरल्टी कोएफिशिएंट स्पीड पे डिपेंड है ना, देखो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट के फॉर्मूला में स्पीड आ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट होता है किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। ए पार्ट समझ में आया, ए का फर्स्ट पार्ट? यस सर जी,
हाँ मनीष सर, मनीष सर समझ में आया क्या? नहीं आता है ना तो मुझे, जब भी आप होमवर्क करते हैं ना तो पूछा कीजिए। एक के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े क्या? हाँ बोलो हाँ सर जी। मैडम। ओके ओके ओके, हाँ हाँ ओमकार सर, मनीष सर, अभी ए का सेकंड पार्ट हमें पढ़ना है। उसमें क्या लिखा है? इन अ फाउल्ड हल कंडीशन। सर फाउल्ड हल कंडीशन मतलब हल कुछ खराब हुआ होगा, ज्यादा ज्यादा उसने उसका रन ज्यादा हुआ होगा अपने शिप का, इसके वजह से हल खराब हुआ रहेगा। तो यहाँ पे विथ सर्विस, विथ रुको, इन फाउल्ड हल कंडीशन विद द सर्विस शाफ्ट पावर बीइंग मेंटेन, मतलब ये क्या बोल रहे हैं? फाउल्ड कंडीशन में शाफ्ट पावर जो है जितना पहले था उतना अभी भी है, मतलब SP1 इज इक्वल टू SP2। SP1 मतलब क्या? ओरिजिनल कंडीशन, जब भी अपना स्पीड 15.35 नॉट्स था, वो जो अभी हमने ए पार्ट में कैलकुलेट किया है ना ये। और हमें बोलते हैं फाउल्ड हल कंडीशन पे, तो फाउल्ड हल कंडीशन पे हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तभी अपना शिप इतने शाफ्ट पावर। तो उस टाइम पे उन लोगों ने क्या बोला है? विथ सर्विस शाफ्ट पावर बीइंग मेंटेन। तो नॉर्मल कंडीशन में और फाउल कंडीशन में शाफ्ट पावर दोनों के भी टाइम पे सेम यूज हो रहा है। द शिप स्पीड इज फाउंड टू हैव डिक्रीज बाय 8% फ्रॉम नॉर्मल। जो अपना स्पीड था पहले 15.35 नॉट्स, उसके हिसाब से 8% से स्पीड कम हुआ है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लेट ओरिजिनल स्पीड को हम लोग क्या लिखेंगे? बी V1, और V1 हमें कितना मिला? 15.35 नॉट्स मिला ना। और हम लोग क्या लिखेंगे? एंड ड्यूरिंग नॉर्मल, ड्यूरिंग फाउल्ड कंडीशन लेट स्पीड ड्यूरिंग फाउल्ड हल कंडीशन बी V2। स्पीड कितना बोला है? नॉर्मल जो स्पीड था ना उससे 8% डिक्रीज हुआ है। 8% डिक्रीज मतलब नए वाला जो स्पीड है V2, ये कितना होगा? पहले वाला स्पीड अगर 100 रहेगा, उससे 8 कम हुआ है इतना। V1 के इतना है वो। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 92% ऑफ V1, या फिर अगर डेसिमल में लिखना है तो 92 डिवाइड बाय 100 कर दो तो 0.92 ऑफ V1 हो जाएगा। तो V1 तो अभी कैलकुलेट किया ना हमने फ्रॉम ग्राफ, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 0.92 इंटू V1 कितना है? 15.35। इसे कैलकुलेट कर लो सर, बताओ आंसर कितना आ रहा है? 15.35 आंसर मेरा आया है ग्राफ से। आपकी एक आध लाइन कम हुई होगी तो 15.3 नॉट्स आ सकता है, एक आध लाइन बढ़ गई होगी तो 15.4 भी हो सकता है। तो आपके ग्राफ में जो आंसर आएगा 15.3, 15.35 या 15.4, वही आंसर लेके आपको ये सम सॉल्व करना है। बोलो सर वैल। ओके, तो V2 आया 14.122 नॉट्स। मतलब देखो फाउल्ड हल कंडीशन में हम लोग ना शाफ्ट पावर जो पुराना था वही हम लोग यूज कर रहे हैं, उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी स्पीड जो था पहले नया, मतलब अपना जो हल नया था उस टाइम पे अपने शिप का स्पीड उतने शाफ्ट पावर पे 15.35 नॉट्स चल रहा था, इतने स्पीड से शिप चल रहा था। लेकिन क्योंकि अपना हल खराब हुआ है, उसके वजह से क्या हो रहा है? स्पीड हम लोग शाफ्ट पावर भले ही उतना ही दे रहे हैं लेकिन स्पीड अपने शिप का कम है, कम स्पीड पे चल रहा है। तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें शाफ्ट पावर जो पहला अपना स्पीड था 15.35 वो पता होना चाहिए ना। तो हम लोग शाफ्ट पावर कैलकुलेट करते हैं। और सर जैसे स्पीड चेंज होगा उसके वजह से एडमिरल्टी कोएफिशिएंट भी चेंज होने वाला है। तो हम लोग ना यहाँ पे लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एडमिरल्टी एडमिरल्टी कोएफिशिएंट विल चेंज विथ चेंज इन स्पीड। क्यों? क्योंकि एडमिरल्टी कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड होता है? स्पीड पे।
एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने लिखा हुआ डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब डिवाइड बाय शाफ्ट पावर। देखो यहाँ पे वी अगर मैं चेंज करती हूँ तो उसके हिसाब से एडमिरल्टी कोएफिशिएंट चेंज होने वाला है। ये हमें फाउल कंडीशन वाला स्पीड मिला v2 और ओरिजिनल वाला अपना स्पीड कितना था 15.35। सर जी सबसे पहले तो हम लोग ओरिजिनल कंडीशन का शाफ्ट पावर कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एडमिरल्टी कोएफिशिएंट जो था पुराने कंडीशन का वो पता है 446 है करके। ड्यूरिंग ओरिजिनल स्पीड v1 एडमिरल्टी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब अपॉन शाफ्ट पावर। हमें ना शाफ्ट पावर चाहिए सर जी। जो अपना नॉर्मल स्पीड था ओरिजिनल स्पीड v1 उस टाइम पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे हमें v1, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा v के यहाँ पे v1 उस टाइम पे शाफ्ट पावर कितना रहेगा शाफ्ट पावर 1। लेकिन हमें क्या बोला है फाउल मतलब फाउल हल कंडीशन के टाइम पे भी शाफ्ट पावर सेम लगने वाला है। तो स्पीड नंबर 2 जो रहेगा v2 उस टाइम पे शाफ्ट पावर sp1 इतना ही रहेगा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं sp1 इज इक्वल टू sp2। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं शाफ्ट पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। sp ये साइड आ जाएगा तो ऊपर बनेगा और डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब के नीचे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट आएगा। एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का कोई शॉर्टकट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोएफिशिएंट को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। सर जी हमें गिवन कंडीशन में अपना शिप कितने टन्स का लिखा था, देखो गिवन में हमने उन्होंने बोला है अपना शिप जो है 1250 टन्स का है करके। तो यहाँ पे डेल्टा दिया है 12550, डेल्टा का वैल्यू डालते हैं यहाँ पे v1 आएगा इज टू 2/3 इंटू v1। ग्राफ से अपना v कितना आया था 15.35 क्यूब डिवाइड बाय एडमिरल्टी कोएफिशिएंट। सर जी ये जो स्पीड मिला हमें कौन से एडमिरल्टी कोएफिशिएंट पे मिला, हमने 446 से कर्व पे हम लोगों ने प्लॉट किया था ना। यहाँ पे देखो ये अपना ए का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे अपना एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कितना है 446। उस टाइम पे हम लोगों ने स्पीड कैलकुलेट किया था तो 15.35 मिला था हमें। तो यहाँ पे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446 है। सर जी कैलकुलेट करके आंसर बताओ शाफ्ट पावर 1। आंसर बताइए। 4379 सही है, आगे बोलो। 4485 0.4486 हाँ किलो वॉट्स SP1 बोला है। सर जी उन्होंने क्या बोला है, देखो अभी ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, इन अ फाउल्ड हल कंडीशन विथ सर्विस शाफ्ट पावर बीइंग मेंटेन्ड। मतलब देखो क्या कंडीशन होगा, नॉर्मल कंडीशन में और फाउल्ड कंडीशन में शाफ्ट पावर सेम ही रहने वाला है, ये उनको बताना है यहाँ पे। तो एंड द शिप स्पीड इज फाउंड टू हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 8% फ्रॉम नॉर्मल स्पीड। तो v2 जो है वो यहाँ पे क्या बनने वाला है, नया वाला स्पीड 8% से कम होगा पुराने स्पीड से, मतलब 100 माइनस 8 92% ऑफ v1 हो जाएगा। उसके बाद बोलते हैं एज्यूमिंग दैट स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है SFC रिमेन्स कांस्टेंट एट 195 ग्राम पर किलोवाट आवर। अरे हमने तो किलोग्राम वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ये इसको ग्राम को हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में। उन्होंने हमें क्या बोला था, शाफ्ट पावर दोनों भी टाइम पे सेम ही होने वाली है, नॉर्मल सर्विस कंडीशन पे भी और फाउल कंडीशन पे भी। तो जो शाफ्ट पावर हमने पहले कैलकुलेट किया था नॉर्मल स्पीड पे वही अपना फाउल स्पीड पे रहेगा। और उसी के साथ साथ गिवन में दिया है शाफ्ट पावर दोनों टाइम पे सेम है, इसलिए हमने ऐसे लिखा।
और एसएफसी उन्होंने दिया है 195 ग्राम पर किलोवाट आवर्स। हमारे इसमें तो फॉर्मूला हमने किलोग्राम देखा था, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राम को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो अपना आंसर किलोग्राम पर किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये बनेगा 0.195 kg पर किलोवाट आवर्स। अभी आगे और पढ़ते हैं, हमने ना सम अभी तक पूरा पढ़ा ही नहीं है, हम लोग बस जितना जितना रिक्वायरमेंट है उतना उतना कैलकुलेट करके रख रहे हैं। फिर बोलते हैं डिटरमाइन इंक्रीज इन फ्यूल कंज्यूम ओवर द डिस्टेंस ऑफ 3000 नॉटिकल माइल्स। सर इंक्रीजिंग, हमें ना पर डे का फ्यूल कंजम्पशन नहीं पूछा है, हमें पूरा 3000 नॉटिकल माइल्स के लिए कितना इंक्रीज हो रहा है फ्यूल कंजम्पशन वो पूछा है। तो 3000 नॉटिकल माइल के लिए जो भी स्पीड फ्यूल लगेगा उसको क्या बोलेंगे, वॉयज कंजम्पशन बोलेंगे ना। नॉर्मल स्पीड पे मतलब नॉर्मल सर्विस कंडीशन पे स्पीड कितना रहेगा, वॉइस कंजम्पशन पे V1 रहेगा। उस टाइम पे हम लोग जो वॉइस कंजम्पशन मेजर करेंगे वो VC1 रहेगा, और फाउल कंडीशन पे भी हमें कैलकुलेट करना है, तभी स्पीड रहेगा V2 और उस टाइम पे वॉइस कंजम्पशन होगा VC2। तो कितना इंक्रीज हुआ मतलब VC2 माइनस VC1 मुझे कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट, मैं ना ये क्वेश्चन नीचे ले लेती हूँ, बार बार ये नीचे नीचे स्क्रॉल आउट करने से अच्छा है। इन्होंने बोला है assuming that specific fuel consumption remains constant at 195 gram per kilowatt hours, determine increase in fuel consumption over a distance of 3000 nautical miles। पर डे का फ्यूल कंजम्पशन में कितना बचत हुई है या फिर कितना बढ़ा है वो नहीं पूछा है, पूरे 3000 नॉटिकल माइल के लिए कितना फ्यूल और इंक्रीज हो रहा है वो पूछा है। तो नॉर्मल स्पीड पे जो अपना वॉइस कंजम्पशन होगा, डिस्टेंस दिया है उन्होंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3000 नॉटिकल माइल्स, और हमें बोलते हैं कि इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन ओवर 3000 नॉटिकल माइल्स कितना हो रहा है वो पूछ रहे हैं। सर जी स्पीड अगर कम है, फाउल कंडीशन में शाफ्ट पावर सेम ही यूज कर रहा है, लेकिन स्पीड वो अपने आप ही कम दे रहा है, तो दिन भी ज्यादा लगेंगे ना और फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, तो वॉइस कंजम्पशन 2 जो होगा वो ज्यादा रहेगा वॉइस कंजम्पशन 1 के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है VC2 माइनस VC1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए के सेकेंड पार्ट में इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन क्या पूछा है उन्होंने, इंक्रीज इन फ्यूल कंजम्पशन फॉर 3000 नॉटिकल माइल्स, पूरा 3000 नॉटिकल माइल्स के लिए कितना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया वो पूछ रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले VC2 और VC1 वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर जी ये हो गया ए के सेकेंड पार्ट में, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो ए के सेकेंड पार्ट में हमें ये फाइंड आउट करना है VC2 माइनस VC1। सर जी लेकिन VC2 और VC1 जो भी है वॉइस कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉइस कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है सर? हाँ, फ्यूल कंजम्पशन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्यूल कंजम्पशन पर डे। देखो अपना स्पीड कम हो या ज्यादा हो, शाफ्ट पावर तो सेम ही यूज कर रहा है ना। फ्यूल कंजम्पशन पर डे का फॉर्मूला हमने कुछ पढ़ा था, फ्यूल, हाँ हाँ 24/1000। सर जी एसएफसी उन्होंने बोला है, देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना, द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, मैं ब्लू से लाइन कर रही हूँ, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन रिमेन्स कांस्टेंट एट 195 kg पर किलोवाट पर आवर। सर जी फ्यूल कंजम्पशन स्पीड नंबर 1 के लिए भी मतलब नॉर्मल कंडीशन पे भी और फाउल हल कंडीशन पे भी सेम ही होने वाला है, तो एसएफसी तो चेंज होने वाला है नहीं। उसी के साथ साथ फिर से एक राउंड कर रही हूँ ब्लू वाला, शाफ्ट पावर बीइंग मेंटेन्ड,
उन्होंने बोला SP1 और SP2 सेम होने वाला है, फाउल कंडीशन हो या सर्विस कंडीशन हो, नॉर्मल कंडीशन। तो देखो SFC भी सेम है और शाफ्ट पावर भी सेम है, तो स्पीड कम हो या फिर ज्यादा हो, दोनों भी टाइम पे फ्यूल कंजम्पशन पर डे का सेम ही लगने वाला है, क्योंकि अपना SFC नहीं चेंज हो रहा है। SFC उन्होंने ग्राम में दिया है, जिससे कि हमने कन्वर्ट करके किलोग्राम पर किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट किया है। SFC मिला है 0.195 इंटू शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर कितना मिला था हमें, अभी यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन किया था 4379 पॉइंट, यहाँ पे रेड से अंडरलाइन करती हूँ, 4379.4486 इंटू 24 डिवाइड बाय 1000। बोलो सर कितना होता है? $20.195। यही बोला 49। 49। ओके 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 20.4958। हाँ, इतना टन्स एक दिन का फ्यूल लगने वाला है। और सर FC पर डे 1 और FC पर डे 2 सेम क्यों है? क्योंकि SFC एंड SP आर सेम फॉर नॉर्मल सर्विस कंडीशन एंड normal service condition and during fouled hull condition। तो इसलिए SFC और SP सेम होने की वजह से FC पर डे भी सेम आया। अभी सर वॉयज कंजम्पशन पर डे के लिए नंबर ऑफ डेज भी तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया तो हमें क्या मिलेगा? आवर्स में मिलेगा। उसको और 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेज में मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ डेज फॉर स्पीड नंबर 1। तो यहाँ पे स्पीड क्या आएगा? V1। डिस्टेंस कितना है? 3000। और V1 हम लोगों ने ए पार्ट में 15.35 ग्राफ से कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो ग्राफ था एडमिरल्टी कोएफिशिएंट और V के मदद से 446 एडमिरल्टी कोएफिशिएंट पे 15.35 नॉट्स था। तो ये वैल्यू डाल के इंटू 24 कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। 133 इतने दिन लग रहे हैं एट स्पीड V1। उसके बाद नंबर ऑफ डेज 2 भी कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस अपॉन V2 इंटू 24 3000 डिवाइड बाय कुछ 14 पॉइंट में आंसर आया था। V2 देखो रेड पेन में 14.122 नॉट से 14.122 इंटू 24 कितना हो रहा है? 8514 डेज। हाँ सर जी, स्पीड कम हुआ इसलिए देखो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं 8.85। तो VC1 और VC2 दोनों भी कैलकुलेट करते हैं। VC1 क्या होगा? FC पर डे 1 इंटू नंबर ऑफ डेज 1। सर FC पर डे तो सेम ही है ना, FC पर डे 1 और पर डे 2। तो वो अपना मिला था 20.4958 इंटू नंबर ऑफ डेज 1 8.1433। 1169024 ना 166 ये बोला ना 9034 4 ना। हाँ, इतना टन फ्यूल लग रहा है एट स्पीड 15। सही लिखा ना या गलत लिखा? सही है। ओके हाँ सर जी। हाँ हाँ, ये देखो ये क्या है? वॉयज कंजम्पशन ड्यूरिंग नॉर्मल
सर्विस कंडीशन, ये सब लिखना है हाँ आपको। कंडीशन दैट इज स्पीड कभी रहेगा उस टाइम पे V1 पे। वैसे ही हम लोग VC2 कैलकुलेट करेंगे। VC2 क्या होता है? FC पर डे 2 181.416 एक मिनट number of days. 2.8514 कितना बोला? 181 181.41 65 हाँ इतना टन्स। तो बस इंक्रीज चाहिए तो दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। VC1 मिल गया, VC2 मिल गया, डिफरेंस 14.51 14.51 3 31 ओके। अभी स्टेटमेंट लिखना है। Therefore increase in fuel consumption for 3000 nautical miles is equal to VC1 minus VC2। VC1 नहीं, VC2 माइनस VC1, VC2 ज्यादा रहेगा, VC2 का वैल्यू ज्यादा है, बस डिफरेंस चाहिए हमें। VC2 181.4165 माइनस 166.9034 इक्वल टू ये अपना ए के सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या सर? फिर से बताओ क्या एक बार सब, या समझ में आ गया? नहीं मतलब फिर से बताओ या नहीं बताओ? नहीं मतलब समझ में आ गया। मनीष सर आपको समझा? बताओ या समझ में आया मनीष सर? ओके देखो हमें ना क्वेश्चन क्या दिया, अभी मैं क्वेश्चन को ऊपर लेके आती हूँ। जो क्वेश्चन था ना, द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव स्पीड ट्रायल। अपने पास एक शिप है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 12550 टन्स, और उसका हमारे पास क्या क्या दिया है उन्होंने, एक टेबल दिया है शिप का स्पीड और शाफ्ट पावर, और हमें पूछते हैं अंडर नॉर्मल सर्विस कंडीशन शिप ऑपरेट्स विद इन दिस रेंज एंड हैज एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446 बेस्ड अपॉन शाफ्ट पावर, डिटरमाइन द नॉर्मल सर्विस स्पीड ऑफ शिप। हमें जो नॉर्मल सर्विस स्पीड पूछा है किस पे पूछा है, जब ये एडमिरल्टी कोएफिशिएंट 446 है, हमारे पास स्पीड दिया है और शाफ्ट पावर का उन्होंने टेबल दिया है। एडमिरल्टी कोएफिशिएंट तो दिया ही नहीं है, और इस एडमिरल्टी कोएफिशिएंट पे हमें पूछते हैं स्पीड कितना है। तो जो गिवन है V स्पीड और शाफ्ट पावर, उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा रेज टू 2/3 V क्यूब इंटू शाफ्ट पावर, मतलब स्पीड और शाफ्ट पावर के मदद से हमें क्या मिलने वाला है, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट। तो हमने क्या किया, और एक कॉलम कैलकुलेट किया एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का। फिर अब मेरे पास अलग 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 स्पीड के अलग अलग एडमिरल्टी कोएफिशिएंट है। तो स्पीड जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो एक्स एक्सिस पे स्पीड लिया और वाई एक्सिस पे एडमिरल्टी कोएफिशिएंट लिया। सर जी ओके हाँ, तो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट जो है अपने स्पीड पे डिपेंड है, इसलिए वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा। तो हम लोग 13, 14, 15, 16, 17 इतने स्पीड पे एडमिरल्टी जो कोएफिशिएंट है उसके हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और इसका एक बनाएंगे ग्राफ। अभी ये ग्राफ तो बन गया, अब मुझे उन्होंने नॉर्मल सर्विस स्पीड पूछा है, तो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट जो है हमें 446 दिया था, तो 446 वाला नंबर देखने का, और वहां से हम लोग वाई कर्व पे वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। यहाँ पे कर्व पे टच होने के बाद हम लोग एक्स एक्सिस पे फिर से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। 15 के बाद कितनी लाइंस हो रही है कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, और उसके हिसाब से स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा आंसर 15.35 आया, आपका 15.3 भी हो सकता है, 15.4 भी हो सकता है। तो अपने ग्राफ के हिसाब से अपना आंसर लिखने का। यहाँ पे ए का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछते हैं, इन फाउल्ड हल कंडीशन, जब भी बहुत ज्यादा रन होने के बाद में हल खराब हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो सेम ही शाफ्ट पावर यूज करता है, लेकिन उस टाइम पे स्पीड उसका कम हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं,
विथ सर्विस शाफ्ट पावर बीइंग मेंटेन, शाफ्ट पावर जो है वो सेम ही रहेगा. द शिप स्पीड इज फाउंड टू हैव डिक्रीज्ड बाय 8% फ्रॉम नॉर्मल. जो नया स्पीड है पुराने स्पीड से 8% से कम हुआ. कम हुआ मतलब क्या, 100 माइनस 8, 92% ऑफ ओरिजिनल स्पीड इतना हो गया. तो V2 मिल गया 92% ऑफ V1. V1 का वैल्यू पहले से ग्राफ से मिला था 92%, 0.92 उसमें ऐड कर दो, यू विल गेट V2 ऑल्सो. देखना यहाँ पे हमने देखो V2 कैलकुलेट किया है, तो V2 मिल गया. और स्पीड के हिसाब से अपना एडमिरल्टी कोएफिशिएंट चेंज होने वाला है. और सर यहाँ तक समझ में आया ना आपको मनीष सर? ओके, आगे का अभी बताती हूँ. Assuming that specific fuel consumption remains constant, ऐसे हमें SFC उन्होंने दिया है जो कि 195 ग्राम पर किलोवाट आवर्स है. हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना उसमें किलोग्राम पर किलोवाट आवर्स लिखा था, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा. SFC दिया है और हमें पूछते हैं डिटरमाइन इंक्रीज इन फ्यूल कंज्यूम ओवर द डिस्टेंस ऑफ 3000 नॉटिकल माइल्स. पर डे का इंक्रीज नहीं पूछ रहे हैं, पूरे 3000 नॉटिकल माइल का कितना फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज हुआ वो पूछ रहे हैं. तो पूरे 3000 नॉटिकल माइल पूरा वॉयज के लिए जितना भी फ्यूल लगता है उसको क्या बोलते हैं, वॉयज कंजम्पशन. तो मुझे नॉर्मल स्पीड पे और फाउल हल कंडीशन के टाइम पे, उस टाइम पे जो स्पीड कम हुआ उन दोनों भी टाइम पे हमें वॉइस कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उतना फ्यूल हमें ज्यादा लगा. ये अपना फाइनल आंसर रहेगा. समझ में आया यहाँ तक? हाँ, तो अभी आपको सम कॉपी करना है. ये क्वेश्चन होने के बाद में आपको बाद में ग्राफ ड्रॉ करना है. चलो ये टेबल कॉपी कर लीजिए. क्या क्या सर? नहीं, बाकी का आपको लिखना है. हर चीज में क्या स्पून फीडिंग नहीं, खुद से भी मेहनत करने का. बी वाला भी कर लो ना सर इतना, बाद में नहीं तो ना ये स्क्रॉल डाउन में ज्यादा ये जाएगा. कर लो इतना कर लो. इसलिए SP1 और SP2 सेम लिखा है क्योंकि उन्होंने बोला इसलिए. लिखना है, स्केल के मार्क्स होते हैं, नहीं तो 2 से 3 मार्क्स कम से कम कट हो जाएंगे अगर स्केल ने लिखा तो. एक्स एक्सिस पे कितना लिया डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लिया. स्क्रॉल डाउन करो. हाँ करते. मनीष सर स्क्रॉल डाउन किया मैंने, बस ना इतना से ही ना. डिस्टेंस 0 है, 3000 है. नहीं नहीं 3000 है वो. 3 है ना, वो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी ना किधर, तो ऊपर चला गया रहेगा. 3000 है वो नॉटिकल माइल्स. 0 नहीं है ये ना. इसका ये स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो एक हाथ चला जाता है. कल भी वो V नीचे का चला गया था.
स्क्रॉल डाउन किया थोड़ा सा. फोन पे बात करना ओमकार सर, जो आधी आधी तो सुना ही नहीं दे रही है बातें. अपना क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन को लेती हूँ नीचे. क्वेश्चन पढ़ना है. ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप हमें एक बनानी है जिसका कि डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें. सर जी बी पार्ट पढ़ना है हमें. अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप इज टू बी बिल्ड हैविंग डिस्प्लेसमेंट 14500 टन्स. देखो सबसे पहले ना हमारा जो पहला वाला ओरिजिनल शिप जो था वो 12550 टन्स का था. मतलब पहले वाला अपने पास डेल्टा था. अभी हम लोग बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. बी पार्ट का नंबर यहाँ से. तो डेल्टा जो था पुराने शिप का वो 12550 टन्स था. अभी हमें क्या बोलते हैं? अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप इज टू बी बिल्ड हैविंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डेल्टा न्यू. नया एक ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप है, उसका डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास. तो हमें पूछते हैं डिटरमाइन शाफ्ट पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस शिप. ये जो डेल्टा न्यू वाला जो शिप है ना, उसको शाफ्ट पावर कितना लगने वाला है? एसपी न्यू नए वाले शिप का शाफ्ट पावर कितना होने वाला है वो हमें पूछा है. एट स्पीड ऑफ 16.5 नॉट्स. वो जो स्पीड है, वो जो अपना शिप है दूसरा शिप, उसका स्पीड क्या रहेगा? वी न्यू इज इक्वल टू 16.5 नॉट्स. सर जी ये जो अपना पुराना वाला जो शिप था 12550 टन्स का, उसका हमें शिप का स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा. सबसे पहले ना बात समझ लेते हैं. ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स होती ना जब भी इफ two geometrically similar ships, when these two geometrically similar ships are running at corresponding speed, तो उस टाइम पे उनके एडमिरल्टी कोएफिशिएंट सेम होते हैं. when two geometrically similar ships running at corresponding speeds, then their admiralty coefficient
इज सेम। ये जो है ना ये स्टेटमेंट से ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बगैर एसपी शाफ्ट पावर फॉर न्यू शिप कैलकुलेट नहीं हो सकता है। दो शिप्स ज्योमेट्रिकली सिमिलर है और वो दोनों की दोनों शिप्स करस्पॉन्डिंग स्पीड पे चल रही है एक दूसरे से, तो उस टाइम पे उन दोनों का भी एडमिरल्टी कोएफिशिएंट सेम होता है। सर जी हमारे पास जो ग्राफ है ना पुराने शिप का है, डेल्टा जो है 12550 टन्स वाला, उसका हमारे पास ग्राफ है। और हमें जो ग्राफ मिला था वो क्या था, पुराने वाले शिप का स्पीड था v नॉट्स में और उसका एडमिरल्टी कोएफिशिएंट मेरे पास था, तो उससे कुछ अपना ऐसे शेप में अपना कर्व आया था। ये क्या है, फॉर फॉर ओरिजिनल या फिर ओल्ड शिप, उस टाइम पे का स्पीड वर्सेस एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का अपने पास ग्राफ है। लेकिन अभी उन्होंने क्या पूछा है, नए वाले शिप का स्पीड दिया है 16.5 नॉट्स और उस टाइम पे हमें पूछते हैं शाफ्ट पावर क्या होगा। देखो अपने पास ना v और एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का रिलेशन वाला एक ग्राफ बस है, वो भी शिप पुराने वाले शिप का। तो उसके मदद से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो एक समझ में आया कि दोनों भी शिप ज्योमेट्रिकली सिमिलर है और करस्पॉन्डिंग स्पीड पे चल रही है, तो उन दोनों का भी एडमिरल्टी कोएफिशिएंट सेम होने वाला है। अभी एडमिरल्टी कोएफिशिएंट सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नया स्पीड है ना 16.5 नॉट्स नए वाले शिप का, जिसका डिस्प्लेसमेंट है 14,500 टन, हमें उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड वाला करस्पॉन्डिंग स्पीड दूसरे शिप का ढूंढना है। देखो मेरे पास दो शिप्स है अभी, 12,500 टन वाला और एक 14,500 टन वाला। 14,500 टन वाले का स्पीड है 16.5 नॉट्स, लेकिन मेरे पास करस्पॉन्डिंग 12,500 टन वाले का। तो हमने कुछ पढ़ा था, अगर ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स है करस्पॉन्डिंग स्पीड पे चलती है तो डेल्टा बाय डेल्टा न्यू इज इक्वल टू एल बाय एल न्यू क्यूब, ऐसे कुछ पढ़ा था। देखो मुझे ना लेंथ का रेशो क्यों चाहिए, क्योंकि ना मुझे चाहिए ओरिजिनल स्ट्रिप जो था मेरा 12,500 टन का, उसका करस्पॉन्डिंग स्पीड चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लेंथ का रेशो मिलेगा एल बाय एल न्यू, पुराना वाला शिप का लेंथ एल, एल न्यू मतलब जो नया वाला 14,500 टन का शिप है ना उसका लेंथ, तो डेल्टा बाय डेल्टा न्यू। सर जी एल बाय न्यू का जो क्यूब था दूसरे साइड चला जाने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। डेल्टा पुराने शिप का कितना है, डेल्टा 12,550 डिवाइड बाय डेल्टा न्यू, नए वाले शिप का डेल्टा है 14,500 14,500 द होल रेस टू 1/3 अपॉन एल न्यू। हमें ना लेंथ की जरूरत नहीं है, बस रेशो की जरूरत है। तो एल अपॉन एल न्यू का रेशो कितना आया बोलो, ओमकार सर, मनीष सर, रेशो क्या आंसर बताएंगे। 9,9530 सही लिखा ना मैंने, सही लिखा ना। हाँ सर जी अभी ये जो लेंथ का रेशो है उससे हम लोगों को पुराने वाले जो शिप था उसका स्पीड चाहिए, मुझे ना v चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग ना v का जरूरत क्यों है हमें, क्योंकि अपने पास जो ग्राफ है ना वो v पुराने शिप का स्पीड है और उसका रिलेटिव एडमिरल्टी कोएफिशिएंट मिलने वाला है। तो उस एडमिरल्टी कोएफिशिएंट की मदद से हम लोग नए वाला शिप का शाफ्ट पावर कैलकुलेट करने वाले। तो ये फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ एल बाय एल न्यू होता है ना ये फॉर्मूला। तो हमारे पास v तो है, सॉरी v न्यू तो है, v न्यू इंटू रूट ऑफ एल बाय एल न्यू। v न्यू कितना 16.5 नॉट्स दिया है, 0.953 रूट ऑफ कितना आया, नया वाला पुराना वाला जो स्पीड का शिप है, शिप का स्पीड है वो चाहिए अभी। $16.107 107 नॉट्स। ये देखो ये हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ 12,550 टन्स शिप। ये स्पीड मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग स्पीड, करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ 12,550 टन्स शिप।
और ये जो हमें 16.5 नॉट्स दिया है ये क्या है, स्पीड ऑफ वो 14,005 टन्स वाला जो शिप है ना उसका स्पीड है। अभी देखो v तो मिल गया हमें, कितना है 16.107 नॉट्स। तो अपने ग्राफ में 16 पॉइंट सबसे ऊपर जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था यहाँ पे ये ग्राफ, तो 16.107 कुछ अपना आंसर आया है। 16 के थोड़ा आगे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं ब्लैक से कर रही हूँ अभी। 16.107 यहाँ पे कहीं तो मुझे मिला है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्व पे एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचेंगे कर्व पे। तो ये 16.107 से हम लोगों ने परपेंडिकुलर खींचा, अपने कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट पे फिर से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। कुछ तो ये आंसर आ गया ग्राफ से। मेरा जो आंसर आया वो मेरा आंसर है 447.3 एट v इज इक्वल टू 16.10। तो हम लोग ना यहाँ पे समझ में आया कि सर आप दोनों को भी हमने क्या किया, हमारे Yes, पास sir. हाँ हमारे पास पुराना शिप है उसका स्पीड और एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का ग्राफ है, लेकिन हमें नए वाले शिप का स्पीड चाहिए और उसका एडमिरल्टी कोएफिशिएंट चाहिए। अभी क्यों चाहिए हमें उसका एडमिरल्टी कोएफिशिएंट, देखो सबसे पहले तो दोनों शिप जो है वो ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग स्पीड पे चल रही है। ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स होती है तो उनका एडमिरल्टी कोएफिशिएंट सेम होता है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप जो है, नए वाली शिप का मेरे पास v न्यू है 16.5 नॉट्स। तो ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स के फॉर्मूला से हम लोग पुरानी वाली जो शिप थी अपनी 12,500 टन वाली, उसका हम लोगों ने स्पीड कैलकुलेट किया। उस स्पीड से हम लोग पुराने शिप का एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने वाले हैं, और वही एडमिरल्टी कोएफिशिएंट अपने ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप का होने वाला है। इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा था हमने नीचे। क्या था वो स्टेटमेंट कि इफ टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स रनिंग एट, ये देखो बॉक्स में मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, इफ टू ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स रनिंग एट करस्पॉन्डिंग स्पीड्स देन देयर एडमिरल्टी कोएफिशिएंट इज सेम, ये हमने लिखा था। तो हमें इसी के मदद से फाइंड आउट करना है फ्रॉम ग्राफ ऑफ कौन सा शिप है वो अपना 12,550 टन्स का ना, फ्रॉम ग्राफ ऑफ 12,550 टन्स शिप एट v इज इक्वल टू 16.107 नॉट्स। हमें एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कितना मिला, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट मेरा आंसर 447.3 आया, आपका 2 भी हो सकता है या फिर 447.4 भी हो सकता है। नाउ एडमिरल्टी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू डेल्टा रेस टू 2/3 इंटू वी क्यूब अपॉन शाफ्ट पावर। सर जी हमें ना नए वाले शिप का शाफ्ट पावर चाहिए, तो स्पीड भी नए वाले शिप का चाहिए, और एडमिरल्टी कोएफिशिएंट पुराना शिप ये 12,550 और वो 14,500 वाला टन वाला शिप जो है ज्योमेट्रिकली सिमिलर के वजह से सेम है दोनों का भी एडमिरल्टी कोएफिशिएंट। तो एसपी न्यू चाहिए ना, इसको लेके आओ दूसरे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एडमिरल्टी कोएफिशिएंट जाएगा डिनोमिनेटर में, बस वैल्यूज डालनी है यहाँ पे। यहाँ पे हमने बस कौन सा फंडा यूज किया, दोनों ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स है तो उनका एडमिरल्टी कोएफिशिएंट सेम होता है। तो पुराने वाले शिप के स्पीड से हम लोगों ने क्या किया, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया। वो एडमिरल्टी कोएफिशिएंट नए शिप के फॉर्मूला में यूज किया और शाफ्ट पावर यूज किया, कैलकुलेट किया। नए वाले शिप का डेल्टा है 14,550, स्पीड है 16.5 नॉट्स क्यूब अपॉन एडमिरल्टी कोएफिशिएंट, ग्राफ से आया इतना। सर जी आंसर बताइए। आंसर बताओ सर जी। 5.7 पॉइंट
700 700 70039। 7039। ओके ओके, हाँ सर जी, ये यहाँ पे किलो वॉट्स में आएगा। मनीष सर, सब समझ में आया क्या आपको? जो भी मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिखे हैं ना साइड में, वो सब लिखने हैं आपको। ये ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्रॉस मार्क किया उसकी, ग्राफ की। बाकी सब चीजें लिखनी है। और ये जो लिखा है ना मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, ज्योमेट्रिकली सिमिलर शिप्स, स्क्रॉल डाउन। मनीष सर लिख के हुआ आपका? हाँ मैं नीचे करती हूँ स्क्रीन, कितना चाहिए और नीचे करूँ क्या स्क्रीन? मनीष सर लिखते नहीं है क्या? ओके ओके ओके, हाँ लिख रहे हैं। मनीष सर, कल आपका 3 बजे मैथ्स का लेक्चर होगा दोपहर को, मैं ग्रुप पे मैसेज डालती हूँ, 3 से 5:30 तक। जेना सर को भी बता दीजिए, वैसे मैं ग्रुप पे भी डालने वाली हूँ। क्या हुआ? स्क्रॉल डाउन करो और मनीष सर स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिए कहाँ तक हो गया लिख के, ध्यान दीजिए वहां पे। ठीक है, ओके ओके, यहाँ से ना, वी न्यू से। हाँ ओमकार सर, आपका ये लिख के होने के बाद आपको समझा कि नहीं उतना बताइए, हाँ या ना, फिर अगर समझा होगा तो लीव मीटिंग कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने हैं।